कल हमने ड्यूमास मेथड के कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे, वो आपने लगा लिए, एकदम डिक्टो सेम है। मैं एक बार फिर से ड्यूमा मेथड की प्रोसेस को रिकॉल कर रहा हूं सो दैट आगे मैं जल्दाल पे चल सकूं। ड्यूमा मेथड में तुम्हें मैंने कल कहा था ना, पूरे प्रैक्टिकल के यानी जो प्रोसेस है कोई मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ इतना समझना है कि अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो वो नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में बाहर आएगा, N2 के फॉर्म में बाहर आएगा, जो हमें वॉल्यूम में मिलेगा। N2 हमें किस में मिलेगा? वॉल्यूम में मिलेगा, ml में मिलेगा, लीटर मिलेगा, जो भी मिलेगा वॉल्यूम में मिलेगा। और कितने प्रेशर और टेम्परेचर पे ये चीजें हो रही है ये हमारे पास नोट पॉइंट होगा। यानी हमें क्या क्या चीजें न्यूमेरिकल में दी होनी चाहिए। नंबर एक नाइट्रोजन का वॉल्यूम, नंबर 2 प्रेशर, नंबर 3 टेम्परेचर। ये 3 चीजें अगर आपको दी है तब तो आप ड्यूमा मेथड के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब कल का टास्क सिंपल सा था, याद है अगर आपको, तो हम लोगों ने सिंपल सा पढ़ा था कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन में आपको यहां पर रख देना है 28 और नीचे रख देना है 22400 इंटू, यहां पे रख देना था आपको वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ N2, और वो भी किस पे, एट STP, और यहां रख देना था क्या आपको, मास ऑफ क्या, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यहां मल्टीप्लाई बाई क्या कर देना है 100। सिंपल सा टास्क था। अब अगर आपको न्यूमेरिकल में नाइट्रोजन का वॉल्यूम STP पे दिया है तो वो प्रेशर भी ना दे, टेम्परेचर भी ना दे, तभी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ तुम्हें STP पे वॉल्यूम दे दे तो तुम, और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दे तो तुम डायरेक्ट उसके लिए क्या निकाल सकते हो, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हो। निकाल सकते हैं ना? ए भाई समझ रहे हो ना? अच्छा, अगर तुमको वॉल्यूम दे दे STP पे और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दे तो आप डायरेक्ट उसके लिए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने STP पे वॉल्यूम नहीं दिया नाइट्रोजन का, तब आपको P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 करके वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। किसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा? नाइट्रोजन का STP पे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है, जो प्रेशर देता है उसके अंदर एक्वस टेंशन को कंसीडर करके दे देता है, तो फिर अलग से बताएगा भाई एक्वस टेंशन इतना है, तो तुम्हें टोटल प्रेशर से एक्वस टेंशन को क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा, तब आपको प्योर नाइट्रोजन का प्रेशर मिल जाएगा। बस उसी को वैल्यू, वो वाला फॉर्मूला याद है ना, P1 V1 वाला। ये मान लो प्रेशर हो गया किसका, STP पे, STP का प्रेशर 760, ये STP का वॉल्यूम क्वेश्चन मार्क है, यही तो हमें चाहिए। और इस समय टेम्परेचर जो होता है वो 273 होता है STP पे। अब बताओ ये प्रेशर न्यूमेरिकल में दिया होगा कि नहीं? बिल्कुल दिया होगा। ये वॉल्यूम न्यूमेरिकल में दिया होगा कि नहीं? बिल्कुल दिया होगा। ये टेम्परेचर न्यूमेरिकल में दिया होगा कि नहीं? बिल्कुल दिया होगा। अगर ये इतनी चीजें नहीं दी है तो आप न्यूमेरिकल लगा ही नहीं पाओगे। ये इतनी चीजें हर हाल में वो दिया होगा, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। अब आपको यहां से साइड चेंज करके V1 कैलकुलेट करना है, और इस V1 की वैल्यू को यहां रखते ही आपका परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकल जाएगा। दैट्स इट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं, अगले मेथड पे चलते हैं, ज़ेल्डाल मेथड बनाते हैं। ड्यूमास मेथड के बाद नेक्स्ट मेथड ज़ेल्डाल मेथड। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा ज़ेल्डाल मेथड। देखो ज़ेल्डाल मेथड थोड़ा सा इससे अलग है, लिटिल बिट प्रोसेस लेंदी है। फॉर्मूला सीधा सा है, मैं पहले आपको फॉर्मूले लिखता हूं, फिर आपको मैं समझाता हूं कैसे कैसे हमें क्या क्या उसमें करना होता है। ठीक है, प्रोसेस जो है वो लेंदी है, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला तो तुरंत लग जाना है। ठीक है, ज़ेल्डाल। चलिए,
जल्डाल मेथड कौन सा मेथड होता है? देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है, देखो जल्डाल मेथड में क्या करना है, पहले सिंपल सा आपको एक परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपका सिंपल सा जल्डाल मेथड का आपको फॉर्मूला लर्न कर लेना है। और फॉर्मूला लर्न करने के बाद फॉर्मूला क्या हो जाएगा मैं बताता हूं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1.4 इंटू N इंटू V अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बस इतना सा याद रखना है, सिंपल इतना सा फॉर्मूला याद रखना है। अब यहां पे कौन क्या क्या है, N जो है वो है नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, नॉर्मेलिटी ऑफ क्या, एसिड। V है वॉल्यूम ऑफ एसिड। और एक बात ध्यान रखना, नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलारिटी इंटू N फैक्टर, और N फैक्टर यहां के लिए क्या होगा, बेसिसिटी और एसिडिटी। इस प्लेस पे चूंकि एसिड बेस का ही काम चल रहा है तो वो एसिडिटी या बेसिसिटी बोला जाएगा, कौन, N फैक्टर। बाकी नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू N फैक्टर। जैसे H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होगी, 2। H2SO4 2 हाइड्रोजन रिलीज करता है ना, तो बेसिसिटी 2। सोडियम की, NaOH की 1, HCl की 1, समझ में आ रहा है, H3PO4 की 3। बस यही ध्यान देना है, उन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई करते ही नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो कई बार न्यूमेरिकल में नॉर्मेलिटी नहीं मोलैरिटी देगा, लेकिन हमें ध्यान देना है कि हम उसको कैसे करेंगे, जितने H निकले और जितने OH निकले। चलिए अब कहानी को समझते हैं। आई होप ये फॉर्मूला तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझिए। यहां देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसे नाम देते हैं जल्डाल फ्लास्क। अब अगर देखो जल्डाल वल्डाल इस तरह से फ्लास्क वगैरह ना याद हो, क्योंकि तुम्हें एग्जाम वगैरह में डायग्राम से मतलब नहीं बनाना है, ना डायग्राम याद करना है, ठीक। बायो सब्जेक्ट में डायग्राम की जरूरत पड़ती है, यहां पे आपको डायग्राम वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंपल एक काम करिए, यहां पर ऐसे एक रफली इसे हमने जल्डाल फ्लास्क नाम दिया है, और इस जल्डाल फ्लास्क को हम क्या करने वाले हैं, हीट करने वाले हैं। ठीक, अब हम जल्डाल फ्लास्क को हीट करेंगे, और इस फ्लास्क के को हीट करने के लिए कैप लगा के रखे हैं। अब आप सोचोगे सर ये खड़ा उड़ा कैसे हो रहा है, क्या है, तो समझ लो ना, उस हम व्यवस्था बना लेंगे जब हमको खड़ा करना होगा। अभी फिलहाल हम इतना समझ के आ रहे हैं, यहाँ पे हम स्टैंड वगैरह लगा देंगे, उससे कोई इशू नहीं है। आप इतना समझिए कि जल्डाल फ्लास्क है, और इस जल्डाल फ्लास्क के अंदर हमने क्या क्या रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इसके अंदर हमने कंसंट्रेट H2SO4 रखा है, और साथ में CuSO4 रखा है। ये इतनी चीजें रखी हुई है, ध्यान से देखना। कंसंट्रेट H2SO4 इसके साथ रिएक्ट करने वाला है, और ये CuSO4 जो है उसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, ताकि जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो हर चीजें उसके अंदर डिसॉल्व हो सकेंगी। लो बॉइलिंग पॉइंट पे ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए कॉपर सल्फेट का काम है बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करना। अब ये चीजें हो गई, इनको सेटअप करेंगे। अब इसके अंदर आप सोच रहे होंगे होगा क्या, इसे हम बोलते हैं डाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, डाइजेशन कहते हैं। तो इसमें देखो क्या क्या हो रहा होगा। नंबर 1, जो भी तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन होगा, ध्यान से सुनिएगा, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन होगा, नाइट्रोजन। तो हमें कार्बन से मतलब नहीं है,
नाइट्रोजन से मतलब हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, किसी से मतलब, सिर्फ नाइट्रोजन से मतलब है। तो अगर आपके कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन ये कहां से आया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किसके साथ रिएक्ट करेगा, H2SO4 के साथ, और H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा NH4 का ट्वाइस SO4। सीधा टास्क ऐसे समझो, NH4 का ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट बनाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके अंदर प्रेजेंट है, जलडाल फ्लास्क में, ठीक है। इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, H2SO4 के साथ। तो जब H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये इसको फाइनली कन्वर्ट करेगा अमोनियम सल्फेट में, यानी NH4 का ट्वाइस SO4 में, ठीक है। सबसे पहले नाइट्रोजन बदलेगा अमोनिया में, और अमोनिया का H2SO4 से रिएक्शन होगा तो अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। सिंपल इतना है। अब जो अमोनियम सल्फेट बनेगा, यहां से बने हुए अमोनियम सल्फेट को दूसरे चैम्बर में लेके जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। सेकेंड चैम्बर में जब हम अमोनियम सल्फेट को लेके जा रहे हैं तो वहां पर भी हमारे पास एक आरबी है। आरबी का मतलब, आरबी का मतलब होता है राउंड बॉटम फ्लास्क, है ना। अब यहां पे हमने कंटेंट रख लिया है, कंटेंट ऑफ जलडाल क्या, फ्लास्क, और प्लस NaOH। अब इसके अंदर हम NaOH मिलाते हैं और जलडाल फ्लास्क का जो भी कंटेंट होता है उसको हम ले जाके इसके अंदर डाल देते हैं। तो यहां पर इसको हीट करने के बाद जो कुछ भी बन रहा होगा उसे ले जाओ इसके अंदर डाल दो, और डालने के बाद उसमें एक चीज और मिला देना, क्या, NaOH। अब ध्यान से सुनना, अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन किसके साथ होने वाला है, NaOH के साथ। अब देखो अगला स्टेप में क्या होगा, तो जो अमोनियम सल्फेट है उसका रिएक्शन किसके साथ होगा, NaOH के साथ। तो बताओ क्या बन जाएगा, Na2SO4, 2 OH और 2 H मिलके H2O, और अमोनिया बाहर, यानी अमोनिया निकल गई। कौन निकल गया, अमोनिया, और बोलो H2O और Na2SO, बस। अब यहां से अमोनिया निकल रही, इसका मतलब हमें पाइप लगा के कहीं अमोनिया को ले जाना है।
इधर देखो, पूरी कहानी को समझिए। सबसे पहला टास्क में क्या हो रहा था? पहले टास्क में क्या हुआ, हमने एक, अब मेरी बात ऐसे समझो, ये भूल जाओ, तुमने कभी देखा नहीं है ना जानते हो, ऐसे सिंपल समझो। एक बीकर में, फ्लास्क में कैप लगा के बढ़िया से, उसके अंदर हमने क्या क्या रखा हुआ है? कंसंट्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंसंट्रेट H2SO4, CuSO4 डाल के बढ़िया कैप लगा के रखा। अब उसको हीट कर रहे हैं, खूब हीट करेंगे, बढ़िया से फुर्सत से हीट करेंगे एकदम, सो दैट सब का सब नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड टूट टाट के H2SO4 से क्या कर जाए? रिएक्ट, और H2SO4 उसे अमोनियम सल्फेट में बदल देगा एज लाइक दिस। अब यहां पर हमारे पास कौन मिल चुका है? अमोनियम सल्फेट मिल चुका है। हम क्या करेंगे, इस पूरे कंटेंट को उठाएंगे और बाद में थोड़ा सा कैप हटा के भी बॉयल वेल कर देंगे, जो भी कुछ वैसा वाटर वेपर है सब कंटेंट गाढ़ा हो जाए। उस पूरे कंटेंट को हम इस फ्लास्क के अंदर फिर से डाल देंगे, मतलब एक बर्तन में फिर से रख देंगे। अब उसके अंदर हम क्या मिलाएंगे? पहले से NaOH, ध्यान रहे NaOH जो मिलाएंगे वो एक्सेस में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH होना चाहिए। अब ये NaOH इसमें प्रेजेंट अमोनिया के साथ, अमोनिया कहां है सर? NH4 का ट्वाइस SO4 और NaOH के बीच में रिएक्शन होगा, और यहां से कौन जनरेट होगी? अमोनिया। अब जो अमोनिया यहां से निकलेगी, अमोनिया का नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। तो यानी ये बेसिक नेचर की गैस यहां से उठती हुई ऊपर जाएगी, और यहां से जाने के बाद यहां पे हमने H2SO4 यानी वापस से क्या रखा है? एसिड। लेकिन ध्यान रहे इसका कंसंट्रेशन हमको पता है, हमने कितना वॉल्यूम रखा है और कितने कंसंट्रेशन का रखा है, जिसे कहते हैं नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम, N1 और V1, M1 और V1, नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी विथ क्या? वॉल्यूम। ये हमें पता है। जो ये चीज पता है, हम इसको इसके अंदर रखे हुए हैं। अब जब यहां से कौन आएगा? अमोनिया। तो अमोनिया का किसके साथ वापस से रिएक्शन होगा? H2SO4 के साथ। इसका मतलब धीरे धीरे अमोनिया H2SO4 के साथ रिएक्ट करके उसे अमोनियम सल्फेट में बदलती जाएगी। तो आपको नहीं लग रहा है एसिड का वॉल्यूम धीरे 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 कम होता जाएगा? बोलो बोलो, एसिड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब हम सारा रिएक्शन करा देंगे, लास्ट में जो एसिड बचेगी, कौन बचेगा? लास्ट में जो एसिड बचेगी, इसका हम किसी बेस के साथ क्या कराएंगे? टाइट्रेशन। वही टाइट्रेशन जो बेस मिलाएंगे, और हम ये चेक करेंगे कि कितना वॉल्यूम ऑफ बेस इस एसिड के साथ क्या किया? रिएक्ट किया, जिससे हमें क्या समझ में आएगा कि एसिड की कितनी क्वांटिटी बची थी। अरे यार, जितना बेस लगेगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लोगे ना एसिड कितना था इसमें। हमने कितना लिया था ये पता था, कितना बच गया ये पता है। तो बताओ कितना लिए था ये पता है, कितना बच गया ये पता है, तो कितना यूज हुआ ये नहीं पता चल जाएगा? अरे अच्छा, मान लो अगर यहां पे 20 ml लिए थे, 15 ml यूज हो गया, 5 ही ml तो बचा, कैसे निकाले? 20 - 15 किए ना, मैं भी तो यही बोल रहा हूं। टोटल कितना लिए थे ये हमें पहले से पता है, कितना बच गया ये भी हमें पता चल जाएगा, तो यूज कितना हुआ यही तो पता करना था। तो हमें यह पता चल जाएगा कितना एसिड यूज हुआ, तो लेफ्ट कितना हुआ, मतलब बच कितना गया। जो एसिड का वॉल्यूम यहां बचेगा, आपको यहां पे वही वॉल्यूम उठा के रखना है। समझ में मेरी बात आई? यहां पे कौन सा वॉल्यूम रखना है? जो एसिड का वहां वॉल्यूम बच जाएगा। और नॉर्मेलिटी इसकी कितनी थी वो आपको यहां रखना है। तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर कुछ जगह क्या होता है ना, बुकों में भी देख लीजिए, मोलैरिटी रख के सॉल्व किया है। तब जब मोलैरिटी रखेंगे तब आपका इश्यू बढ़ जाएगा, तब आपको कंपेयर करना होगा, एसिड नहीं तब बेस लेके चलना होगा। अब फिर इसके, अब जैसे H2SO4 है तो H2SO4 की बेसिसिटी 2 है, इसका मतलब 1 मोल H2SO4 2 मोल NaOH से रिएक्ट कर जाएगा अमोनिया से, तो वो आपका आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। मेरा समझो, मैंने सिंपल सा टास्क, पहले रफ इमेज डायग्राम बनाओ दिमाग में। एक फ्लास्क के अंदर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसंट्रेट H2SO4 और CuSO4 को लेके हीट किया। हीट करने के बाद जो भी बचा इसे दूसरे फ्लास्क में ले गए, वहां पे ढेर सारा NaOH डाल के उसको फिर से बॉयल करते हैं।
अब पहले केस में क्या हुआ था, नाइट्रोजन H2SO4 से रिएक्ट करके क्या बनाया था, अमोनियम सल्फेट। अब सेकंड केस में ये अमोनियम सल्फेट उस NaOH से रिएक्ट करके क्या बना देगा, अमोनिया, और ये अमोनिया यहां से आगे बढ़ेगी। अगले चैम्बर में क्या हो रहा है बताओ, इस वाले फिगर में क्या हो रहा है, सबसे पहले अमोनियम सल्फेट का जो रिएक्शन है वो किसके साथ हो रहा है, NaOH के साथ हो रहा है मुन्ना। और जब NaOH के साथ रिएक्शन हो रहा है तो क्या बना रहा है बताओ, एक बना रहा है अमोनिया, और क्या बना रहा है H2O, और क्या बना रहा है Na2SO4, Na2SO4, यही ना बन रहा है, अरे बोलो यार, Na2SO4 बन रहा है ना। अब लास्ट वाले में क्या था, H2O, तो ये अमोनिया किसके साथ रिएक्ट करेगी, H2SO4। देखो मैं क्या बोल रहा था, इसके दो लगेंगे कि नहीं लगेंगे, तो दो लगेंगे, तो ये क्या बना देगा, NH4 का ट्वाइस SO4, यानी बन रहा वापस से ये। लेकिन अब कि हमको ये पता चल जाएगा, इन दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे कि एसिड के एक वॉल्यूम से अमोनिया का कितना वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है, 2 वॉल्यूम। तो जब यहां मोलैरिटी रखोगे तो ये सब देखना होगा, और नॉर्मलिटी रखोगे तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। फिर से मैं बोल रहा हूं, आपको ध्यान से सुनिएगा, 1.4 नॉर्मलिटी ऑफ किसका, एसिड, वॉल्यूम किसका, एसिड, अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फार्मूला बस इतने ध्यान ही रखना है, प्रोसेस समझ जाओ क्या है। और ये ध्यान रखना, ये बचे हुए एसिड का वॉल्यूम है, स्टार्टिंग वाले का नहीं, कितना लिया था, कितना बचा, उसकी बात कर रहे हैं। न्यूमेरिकल लगाएंगे, फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो एक काम करिए, जल्डाल प्रोसेस से सबसे पहले आप चाहे तो ये डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बनाने के बाद इसको नोट कर लीजिए, ठीक। फिर ये दोनों डायग्राम बना लीजिए, इनको नोट कर लीजिए किसमें क्या क्या हो रहा है, और उसके बाद आप लास्ट में फॉर्मूला लिख लीजिए, क्योंकि इस पे जब लगना है क्या लगाना है, न्यूमेरिकल। तो इस पे तुरंत एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखिएगा, ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ nitrogen present in an organic compound, during estimation of nitrogen present in an organic compound by Zeldal method, comma, the ammonia evolved from 0.5 gram of the compound, is neutralized 10 ml of 1 m, capital M, H2SO4, full stop. Find out the percentage of nitrogen in the compound. Find out the percentage of nitrogen in the compound. Find out the percentage of nitrogen in the compound. Find out the percentage of nitrogen in the compound. हो गया? फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। एकदम सिंपल सा टास्क है। इधर देखो सारे लोग, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1.4 इंटू n इंटू v अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बस इतना सा है। चलो बताओ जल्दी से, 1.4 को 1.4
नॉर्मेलिटी H2SO4 की कितनी होगी? पहले बताओ इसमें क्या दिया, मोलैरिटी दिया कि नहीं? मोलैरिटी कितना है? 1, तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी? 2। अरे यार बोला तो था नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। अब H2SO4 से, हेलो, H2SO4 कितने H को रिलीज कर रहा है? 2 H को ना, तो इसका मतलब इसका n फैक्टर कितना हो गया? 2। और इसका मोलैरिटी कितनी है? 1, तो यानी 1 इंटू 2 आ जाएगा। तो हम नॉर्मेलिटी की जगह क्या रख देंगे? 2। यहां दिखा दीजिए, n बराबर m इंटू n फैक्टर होता है कि नहीं? ये 1 है और ये 2 है, तो ये बराबर 2 हो गया। अच्छा, वॉल्यूम कितना ml है? 10 ml है, आप 10 रख दो। अच्छा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0. अब एकदम सिंपल सा, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ऊपर 14 इंटू 20 अपॉन क्या? 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 14 इंटू 4, समझ में आई बात की नहीं आई? एकदम सिंपल है। तो न्यूमेरिकल डिफिकल्ट नहीं है, प्रोसेस डिफिकल्ट है। अब तुमको प्रोसेस से लेना देना क्या, तुमको तो न्यूमेरिकल आएगा सीधा सा। तो एकदम बेसिक सा फंडा, यहां बस इतनी गलती मत करना बेटा कि ये जो वॉल्यूम है वो एसिड का यूज्ड वॉल्यूम है। कई बार न्यूमेरिकल में टोटल एसिड का वॉल्यूम दे देगा, तो हमें किससे मतलब होगा? यूज्ड से। ये ध्यान देना, यूज्ड वॉल्यूम है। और यहां ये नॉर्मेलिटी लिखी हुई है। अब अगर मैं मोलैरिटी लिखता तो मुझे मोलैरिटी के साथ साथ तब क्या लिखना पड़ता? सुनो, अगर यहां मोलैरिटी लिखा होता, जानते हो वॉल्यूम कितना हो जाता? 20। अगर यहां मैं मोलैरिटी लिखता तो मुझे वॉल्यूम कितना लिखना होता? 20। तब आपका कैलकुलेशन बेवजह डिफिकल्ट हो जाता। पूछो कैसे? तब तुम कहते कि भाई ये अमोनिया आई होगी, वो किसके साथ रिएक्ट की? H2SO4 से, जो भी बनाई हो XYZ, आई डोंट केयर, ये बना दिया। तो इसके 2 मोल लग रहे हैं ना, तो इसने कितना कहा? ये कितना यूज हुआ? 10, तो ये कितना यूज होगा? 20। तो यहां पे आपको 20 रखना होता, तब यहां 1 रखते, आता वही। तो हम क्यों ऐसा डिफिकल्टी पाले? नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में बदलना आसान है, और ये पता चला इसको एक बार इक्वेशन बनाओ, फिर दिमाग लगा। The estimation of halogen takes place with the help of Carius method. अब कैरियस मेथड क्या होता है ये समझिएगा। सारे लोग ध्यान से देखेंगे, हम लोग जिस मेथड की बात कर रहे हैं वो कौन सा मेथड है? कैरियस मेथड है। कैरियस मेथड में करना क्या है? हमें यहां पे हाइलोजन का एस्टिमेशन करना है कि हाइलोजन कितना प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ हाइलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना प्रेजेंट है, ये निकालना है। न्यूमेरिकल वेरी इजी है, कुछ करना ही नहीं है, सीधी वैल्यू रखनी है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन में किए थे। तो प्रोसेस पे मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूं, सीधा बताने वाला हूं कैसे होगा। समझिए ध्यान से। सबसे पहले एक हार्ड ट्यूब ले लेते हैं, ग्लास ट्यूब। ये मान के चलिए जो अच्छा खासा टेम्परेचर को बियर कर सके, होल्ड कर सके। बॉइलिंग ट्यूब मान लो, जो बढ़िया टेम्परेचर को होल्ड कर सके। अब हम करेंगे क्या? अब हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड के अंदर सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं, इसके कंपाउंड के अंदर आप अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को रख लो। रख लीजिए अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड रखने के बाद इसके अंदर तुम मिलाओ कंसंट्रेट HNO3। हेलो, क्या मिलाओगे? कंसंट्रेट HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। और फिर क्या मिलाने वाले हो? और कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के बाद सर जी इसमें मिलाना है आपको AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो क्या क्या ले लिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंसंट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, और AgNO3। इन तीनों को मिला करके बकायदा बढ़िया से हीट करते हैं। हीट करेंगे तो क्या होगा? जब आप खूब इसको हीट करेंगे तो डेफिनेटली ये सब रिएक्ट करने वाले हैं। अब HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट कंपाउंड को
ऑक्साइड में बदल के उड़ा देगा। देखना कैसे, ध्यान से सुनो। जब आप कंसंट्रेट HNO3 को हीट करोगे तो HNO3 भैया जानते हो कैसे टूटते हैं? दो मॉलिक्यूल अगर ले लिए बाय द वे, तो एक बन जाएगा H2O, एक बन जाएगा NO2। अब कहोगे सर 2 हाइड्रोजन और ये तो बैलेंस हो गया। एक काम करते हैं, 4 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। 4 नहीं, 2 दूना 4, 4 4 2 4 लिए, 2 लिए, 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8, 2 10, 4 दूना 4 3 12। ठीक है, इधर देखो। हेलो, हमने यहाँ पे कितने लिए? 4 मॉलिक्यूल लिए, तो बताओ 4 3 जा 12, 2 ये और 4 2 जा 8, 8 और 2 कितना हुआ? 10, 2 बच गया ना। यानी ये 2 बचने का मतलब यही तो क्या दे रहा है? नेसेंट ऑक्सीजन। मतलब सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन दे रहा है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? कार्बन किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन आपका रिएक्ट करेगा और इसको बदल देगा किसमें? CO2 में। और चल CO2 उड़ जा, तो यहां से निकल जाएगा। दूसरा कौन बचेगा? हाइड्रोजन बचेगा। कहां बचेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसके साथ भी नेसेंट ऑक्सीजन का रिएक्शन होने वाला है और ये बदल जाएगा H2O में और ये भी गायब हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यानी ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये इन सबको इनका वेपर बना बना के उड़ा देगा। सल्फर होगा तो SO2 बना के उड़ा देगा, जो भी रहेंगे उनको उनके ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करके हटा देगा। अब आपके कंपाउंड में कौन बचेगा? हैलोजन। अब क्लोरीन ब्रोमीन का तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वेपर बनने वाला नहीं है, क्लोरीन फ्री हो जाएगा अकेला, यानी उसके सारे दोस्तों को धीरे धीरे काट छाट के अलग कर दिया। अब अकेला कौन बचा? अकेला कौन बचा यार? हैलोजन। अब जो हैलोजन बचेगा उस पे वर्क करेगा कौन? ये AgNO3। अब ये AgNO3 जो है वो महाराज हैलोजन से रिएक्ट करेंगे। कहां प्रेजेंट होगा ये हैलोजन? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो इसके साथ रिएक्ट करके बनाएगा AgX का सर डाउनवर्ड एरो है, माने प्रेसिपिटेट बन रहा है। PPT क्या बन रहा है? PPT। और बाकी जो NO3 है वो बाकी जिन भी बंदे के साथ रिएक्ट करना चाहेगा उसके साथ रिएक्ट करके अपना कहानी सीधी सी है। आपको इन इतने चीजों को लेके हीट करना है। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन H2O में, अदर जो भी एलिमेंट है वो सब अपने अपने ऑक्साइड में निकल जाएंगे और सिल्वर नाइट्रेट हैलोजन के साथ रिएक्ट करके बना देगा AgX का प्रेसिपिटेट, PPT। अब ये PPT का कलर बताएगा कि वो कैसा होगा। देखो PPT का कलर कैसा हो सकता है? PPT का कलर 3 रंग में हो सकता है, रंग बिरंगा PPT बन सकता है। नंबर 1 व्हाइट हो सकता है। एक मिनट, मैं एस्टिमेशन थोड़ी ना करा रहा हूं। AgX निकल गया ना, तो मेरा काम क्या है? परसेंटेज कैलकुलेट करना ना। अब हमारा सिंपल सा एक फॉर्मूला बनेगा, यहां से हम AgX का वेट निकाल लेंगे, कितना AgX का वेट आया है। तो हम क्या करने हो, क्या वाले हैं? हमारा परसेंटेज ऑफ हैलोजन, परसेंटेज ऑफ, मैं X लिख दे रहा हूं, हैलोजन का मतलब X लिख देता हूं, परसेंटेज ऑफ X, ये बराबर क्या हो जाएगा बोलो? हैलोजन का एटॉमिक मास ऑफ X अपॉन मोलर मास ऑफ AgX इंटू मास ऑफ AgX अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। अब यहां X बराबर क्या ले सकते हो? Cl Br I। अब अगर Cl हुआ तो AgCl हो जाएगा, Br होगा AgBr हो जाएगा, I हुआ AgI हो जाएगा। तो हमें किसका मोलर मास लिखना, बस उसी का लिखना है, और जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें उनके मोलर मास गिवन होंगे। समझ रहे हैं? तो मैं सोच रहा था 2 पॉइंट लिख लेते हैं सब लोग जल्दी से। एक बार और देख लीजिए सारे लोग ध्यान से। हमने लिया कैरियस ट्यूब, हालांकि कैरियस ट्यूब ऐसी नहीं होती, काफी हार्ड होती है, ऊपर से ब्लॉक होती है। तो हमारा फंडा क्या है, मैटर समझना। हमने ले लिया कैरियस ट्यूब, जो हार्ड ग्लास ट्यूब होती है, जो इतने आसानी से ब्रेक होने वाली नहीं है। उसके अंदर हमने क्या क्या रखा? ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा, कंसंट्रेट HNO3 रखा और AgNO3 रखा। इन तीनों चीजों को रख करके बकायदा बढ़िया से हीट किया।
जब खूब हीट करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, जो HNO3 है वो कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, हाइड्रोजन को H2O बना देगा। मतलब जितने भी एलिमेंट जो अपने ऑक्साइड फॉर्म में जा सकते हैं वो सब अपने ऑक्साइड बन बन के उड़ जाएंगे। कौन बचेगा? हैलोजन। अब क्या होगा, इस हैलोजन का AgNO3 से रिएक्शन होगा और ये AgX बन के PPT बना के नीचे बैठ जाएगा। अब हम बढ़िया से उसको पहले फिल्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फिल्टर करके उसको अच्छे से वॉश कर देंगे ताकि सब कुछ गायब हो जाए। और ये जो प्रेसिपिटेट है पानी में घुलने वाला नहीं है, तो बाकायदा पानी में चलनी से बढ़िया चालू के समझ में सुखा लेंगे। अब जब इसको बढ़िया से वॉश कर देंगे, वॉश करने के बाद इसे क्या करेंगे, ड्राई कर लेंगे, सुखा देंगे ताकि पानी उड़ जाए। तो भीगा रहेगा तो वेट ज्यादा बताएगा ना। और उसके बाद उसको वेट करेंगे, सुखाने उखाने के बाद। जैसे होता ना, गेहूं को पहले धुल लेते हैं पानी में, गेहूं पिसाने के लिए क्या करते हैं, पानी में धुलते हैं, धुलने के बाद छत पे फैलाते हैं, जब वो पूरा ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तब ना उसको पिसाते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही करना, पहले वॉश करना है, ड्राई करना है और देन उसके बाद उसको वेट करना है। अब जो वेट करने के बाद AgX का जो वेट आएगा वो यहां रखना है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वही रहेगा। और ये दोनों आपको पता है, एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन और मोलर मास ऑफ AgX। अब मैं नीचे लिखा दे रहा हूं किसका एटॉमिक मास कितना होता है, तो नीचे लिख लीजिएगा, मन करेगा अगर किसी को डाउट हो तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इक्वल टू, नीचे लिख लो, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इक्वल टू 35.5। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इक्वल टू 35.5। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इक्वल टू 35.5। अगला, एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन इक्वल टू, एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन इक्वल टू 80। एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन इक्वल टू 80। आगे, एंड एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन इक्वल टू, एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन इक्वल टू 127। ठीक है, हो जाएगा। तो इस तरह से एटॉमिक मास पता है। Ag का मास लिख लो अगर दिक्कत हो तो। एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इक्वल टू 108। एटॉमिक मास ऑफ Ag इक्वल टू 108। उम्मीद है अब बात समझ में आ गई, तो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। एटॉमिक मास ऑफ, वही एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। चलिए इसका प्रोसेस समझिए, बहुत इजी टास्क है। क्या करना है वो यहां देख लो। फिर से हमें क्या करना है, फिर से क्या करना है, हेलो, फिर से कैरियस ट्यूब लेना है, फिर से ऑर्गेनिक कंपाउंड डालना है, फिर से कंसंट्रेट HNO3 डालना है और हीट करना है। क्या डालना है, कंसंट्रेट HNO3 डालना है और क्या करना है, हीट करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और क्या लिया, कंसंट्रेट HNO3, और ये दोनों को कहां लेना है बताओ, इन कैरियस ट्यूब। अब मैं बार बार एक ही बात क्यों, डायग्राम की कोई जरूरत तो नहीं, सीधा समझ में आ रहा है। कैरियस ट्यूब के अंदर क्या क्या लेना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है और क्या लेना है। अब ये लेने के बाद इनको बकायदा क्या करना है, हीट करना है, और ये हीट करने के बाद बनाएगा H2SO4। हीट करने के बाद क्या बनेगा, H2SO4। अब क्या करना है, ये जो H2SO4 बना है, इस H2SO4 में मिलाएंगे BaCl2, बैरियम क्लोराइड। क्या मिलाएंगे, BaCl2 बैरियम क्लोराइड, और ये तुरंत BaSO4 का
प्रेसिपिटेट बना देगा, पीपीटी। किसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा? BaSO4 का। अब हम क्या करेंगे? अगेन वही काम करना है। क्या करना है? वॉश्ड करना है, फिर ड्राई करना है, एंड क्या करना है? वेट करना है। अब जब वॉश, ड्राई एंड वेट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा BaSO4 का क्या? BaSO4 का क्या मिल जाएगा? मास मिल जाएगा, प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, द्वार मिल जाएगा। बोलो ये सब। बैठेंगे पढ़ने तो दिमाग रहेगा चरखा पे, हमेशा घूमता रहेगा, कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या देखो, हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो ये हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ कौन? एटॉमिक मास ऑफ कौन? सल्फर। और सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? तो अब यहां से हम कॉन्सेप्ट है ये एटॉमिक मास वाला हटा देते थोड़ा सा, मैं इसको सही कर देता हूं। ए हेलो, ऐसे। अच्छा, थैंक यू सजेशन के लिए। परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल टू, अब हम सब जानते हैं सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो एटॉमिक मास 32 होगा। तो एटॉमिक मास कितना? 32। अब आप सोच रहे होगे कि जब आपको यहां पे रखना था तो हैलोजन वाले में क्यों नहीं रखे? क्योंकि हैलोजन में अगर मैं एटॉमिक मास रखता तो मुझे 3 फॉर्मूले लिखाने पड़ते, क्लोरीन का अलग, ब्रोमीन का अलग, आयोडीन का अलग। लेकिन सल्फर के केस में ऐसा नहीं है, सल्फर इकलौता है, तो टेंशन नहीं लेना है। अब उसके अंदर हमें BaSO4 का वेट रख देना है, और जो होता है BaSO4 का 233। तो यहां से लिख लेंगे BaSO4 का वेट। अब उसके बाद क्या करेंगे? सेम वही मास ऑफ क्या? मास ऑफ BaSO4, और नीचे क्या हो जाएगा? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इंटू 100। दैट्स इट, डन। मेथड आपके सामने है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? कैरियर्स ट्यूब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड और कंसंट्रेट HNO3 लेके हीट करेंगे। ये सारी बंदे इनको मिला के बदल देंगे किसमें? H2SO4 में। इस H2SO4 में मिलाएंगे BaCl2, जो उसे बदल देगा BaSO4 में, और ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तुरंत इसको फिल्टर पेपर से फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद इसको वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, वेट करेंगे। जो वेट आएगा उस वेट को यहां रखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिए थे पता है, बाकी 2 वैल्यू पता है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बाकी सब एकदम ऐसे ही है। सिर्फ किसका बदला है? नाइट्रोजन का। कार्बन में क्या बनता था? CO2। हाइड्रोजन में क्या बना? H2O। हैलोजन में क्या बना? AgX। और यहां पे सल्फर में क्या बना? BaSO4। दैट्स इट। बधाई हो, नोट कर लो इसको।